लोग ये कहते हैं कि कौन से एस्ट्रोलॉजर के पास जाए, किनको विश्वास करें, पता ही नहीं चलता। अगर हम लोग शास्त्रों को देखें तो जिस तरीके से शस्त्र और शास्त्र में एक आ की मात्रा का अंतर है और चिंता और चिता में बिंदु मात्रा का अंतर है, उसी तरीके से एक एस्ट्रोलॉजर में और एक ज्योतिषी में बिंदु मात्रा का अंतर है, लेकिन बहुत ह्यूज है। क्या किस्मत सच में बदली जा सकती है? बिल्कुल बदली जा सकती है। देखिए, अगर शिव पुराण को देखें तो शिव पुराण में जो उमा संहिता वाला पोर्शन आता है, तो उमा संहिता में बोला गया है कि हर महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को भगवती का चिंतन करें, और उसमें चिंतन करें कि सूर्य और चंद्र भगवती के रथ के दो पहिए है, उसमें भगवती विराजमान है, और भगवती को नाना पुष्पों से अर्चन करें। कोई अगर है जो कोर्ट कचहरी में दौड़ा भागा जा रहा है एंड उसकी फैमिली में इश्यूज हो रखे हैं, शायद किसी ने फंसा दिया एंड वो फंस गया, तो उधर से वो कैसे निकले? कुछ तो उपाय। देखिए, कोर्ट केस के लिए अगर सबसे अच्छा कोई रेमेडी हो वो कर सकते हैं, इन जनरल कर सकते हैं। सफ़ेद कपड़ा लेना है, आधा मीटर नया कपड़ा लेना है, अगर कॉटन का हो तो उत्तम, अदरवाइज कोई भी सैटिन क्लॉथ भी चलेगा। उन लोगों के लिए क्या उपाय है जो ढूंढ तो रहे लड़का या लड़की लेकिन शादी नहीं है? शादी के लिए सबसे उत्तम अगर मैं कोई रेमेडी बोलूँ, हाय एवरीवन, फिर से आज एक नए पॉडकास्ट के साथ आ चुके हैं। मेरा नाम जॉय है और ऑल अबाउट सक्सेस में आप सबका स्वागत। आज हमारे साथ है एक स्पेशल गेस्ट जो कि लाल किताब एक्सपर्ट है एंड उन्होंने बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड काफ़ी अच्छा गहरा अंडरस्टैंडिंग है। आज हमारे साथ है तापस घोष जो कि लाल किताब एक्सपर्ट है। सबसे पहले तो स्वागत। नमस्ते। तो आज जानेंगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में। कहते हैं कि किस्मत बदली जा सकती है या फिर किस्मत लिखी हुई रहती है, तो अब यही के बारे में एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी बात करेंगे और काफ़ी कुछ जानेंगे। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आपको इस वीडियो से भरपूर ज्ञान और भरपूर आपको जानने को मिलेगा कि एस्ट्रोलॉजी क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा आपसे कि क्योंकि आपका इतना सालों का एक्सपीरियंस है और इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं जानना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी का रियल मीनिंग क्या है। देखिए, सबसे पहले अगर इस शब्द को देखें तो शब्द आया है ज्योतिष। तो उसमें देखिए वेद है, वेद में भी वेद के सब पार्ट्स हैं, तो उसको बोला गया है वेदांग। अब उसमें अगर देखिए ज्योतिष, तो उस शब्द को अगर आप तोड़ते हैं तो ज्योति है और दूसरा है ईश। तो ईश शब्द जो है वो आया है ईश्वरीय, और ज्योति इन द सेंस लाइट, तो ईश्वरीय ज्योति, डिवाइन लाइट। ठीक है, तो अब डिवाइन लाइट का मतलब क्या है? जिस तरीके से एक बहुत बड़े अंधेरे जगह पे अगर आप दिया जलाते हैं, पूरा घर रोशन ना भी हो सके, लेकिन जितना आपको आगे बढ़ना है वो रास्ता जिस तरीके से आपको साफ दिखता है, उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष वो विद्या है जो आपके पिछले जन्म के कर्म के वजह से, इस जन्म में जो आपका कर्म है, प्रारब्ध है, या जो आपके संचित कर्म है, आपको क्या करना है, ऐसे कौन से कर्ज है जो आपको पिछले जन्म में मिले हैं। जैसे किसी का केतु चौथे में है तो उसको पिछले जन्म में अपने माता से श्राप मिला है, तो इस जन्म में उसको अपने मदरली एज के जितने भी लोग हैं उनको सर्विस रेंडर करना है, तब जाके उसको मोक्ष लाभ होगा। अगर किसी का छठे में जाके शनि बैठा हुआ है तो उसने कहीं ना कहीं पे लास्ट जन्म में अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया है, इस जन्म में उसको कुछ रेक्टिफाई करना है। तो उसी तरीके से इस जन्म में आपका गोल क्या है, दैट इज़ एस्ट्रोलॉजी। ओके, तो मतलब आजकल ना वैसे तो बहुत कहीं पे ये सब बिजनेस भी हो चुका है, बहुत जगह पे ये पहचानना मुश्किल है किसके पास जाए क्योंकि हर कोई एक्सपर्ट बन के घूम रहे हैं। एंड पहले के ज़माने में इतना सुना नहीं जाते थे, बस टीवी में जो देखते थे हम उसी के अकॉर्डिंग चलते थे। आजकल क्या हो गया, जैसे जैसे एडवांसमेंट आता गया, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, एस्ट्रोलॉजी भी बढ़ता गया एंड लोग ये कहते हैं कि कौन से एस्ट्रोलॉजर के पास जाए, किनको विश्वास करें, पता ही नहीं चलता। तो ऐसे आम आदमी अगर मैं पूछूं तो मतलब किस पर विश्वास करें? देखिए, पहला बात, अगर हम लोग शास्त्रों को देखें तो जिस तरीके से शस्त्र और शास्त्र में एक आ की मात्रा का अंतर है और चिंता और चिता में बिंदु मात्रा का अंतर है, उसी तरीके से एक एस्ट्रोलॉजर में और एक ज्योतिषी में बिंदु मात्रा का अंतर है, लेकिन बहुत ह्यूज है। देखिए, ज्योतिषी को आचार्य होना आवश्यक है। अब यहाँ पे आचार्य होने का मतलब क्या है? देखिए, आज के ज़माने में आप लैपटॉप खोल रहे हैं, आपको सॉफ्टवेयर में आपका कुंडली पंचांग सब दिख रहा है,
तो उससे आपने प्रेडिक्शन कर दिया कि ये ग्रह खराब है, लेकिन जो आचार्य होगा वो उस ग्रह का खराब होने के साथ ही साथ में उस ग्रह के जो रेमेडी है, वो आपको कवच चाहिए या कोई यंत्र चाहिए या आपको कौन सा डोनेशन चाहिए या आपको स्नान करने के लिए आपको जरी चाहिए, वो सभी चीज़ें वो एस्ट्रोलॉजर आपको खुद देगा। तो वो बनेगा आपका आचार्य। आचार्य में सबसे उत्तम कुछ गुण होते हैं। जब देखिए यहाँ पे बिजनेस का अगर बात आ रहा है, तो जब कोई एस्ट्रोलॉजर सिर्फ आपको कुंडली देखने के बाद कि ये प्रॉब्लम है, वो आपको छोड़ रहा है कि जब तक आप ये स्टोन ना ले रहे हो, ये चीज़ें ना कर रहे हो, तब तक ये ठीक नहीं हो सकता है, तो वो बिजनेस वाला पार्ट हो गया। लेकिन जो आचार्य है वो आपकी कुंडली को देखने के बाद 10 रुपये के रेमेडी से भी आपको उसका रेमेडी कराने लायक योग्यता रखेगा। आचार्य में सबसे बड़ा गुण जो होगा वो गुरु जैसा होगा। गुरु को बोला गया है कृपा मूर्ति। तो जैसे कि अगर किसी को नारायण नागबली करना है, नहीं कर पा रहे, तो उनका रेमेडी होगा कि वो लोग डेली गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र, जो कि गजेंद्र ने पाठ किया था, वो पाठ करना चाहिए, वो रेमेडी। अगर कोई इंसान सपोज पढ़ नहीं पा रहा है, वो भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका रेमेडी होगा कि अश्वत्थ के पौधे में जाकर, पीपल के पौधे में जाकर जल चढ़ाना 43 दिनों तक, 43 डेज तक। तो वैसा रेमेडी जब आप करा पा रहे हो तब आप आचार्य हो, और जब आप सिर्फ एनालिसिस करके छोड़ रहे हो कि अनलेस यू डू दिस रेमेडीज, तब आप एस्ट्रोलॉजर हो। वो डिफरेंस है। अच्छा, तो देखो लोग लाइक दुनिया बनी है और बिखरी भी हुई है इन चीज़ों पे। कोई किस्मत के ऊपर विश्वास करता है, कोई नहीं करता है। तो कहा जाता है कि शायरों की दुनिया में कहा जाता है कि हाथों की लकीरें जिनकी नहीं, हाथ जिनके नहीं होते उनके भी हाथों की लकीरें, किस्मत तो होती है उनकी भी। तो क्या किस्मत सच में बदली जा सकती है? बिल्कुल बदली जा सकती है। देखिए, अगर शिव पुराण को देखें तो शिव पुराण में जो उमा संहिता वाला पोर्शन आता है, तो उमा संहिता में बोला गया है कि हर महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को भगवती का चिंतन करें, और उसमें चिंतन करें कि सूर्य और चंद्र भगवती के रथ के 2 पहिए है, उसमें भगवती विराजमान है, और भगवती को नाना पुष्पों से अर्चन करें। तो अब यहाँ पे ये जो 2 रथ के पहिए बोले गए हैं, चंद्र और सूर्य, तो उसका अगर हम लोग मीनिंग देखें तो उसका पर्सोनिफिकेशन यही है कि एक है आपका कर्म, ठीक है, और एक है आपका धर्म। ऐसे कर्म भी धर्म का ही एक पार्ट है, कर्म धर्म से अलग नहीं है। तो उसमें अगर रामचरितमानस को देखें, तुलसीदास कृत रामचरितमानस देखें, तो उसमें जब राजा दशरथ को सीता के लिए योग्य वर नहीं मिल रहा था, तो तब उन्होंने नारद मुनि का हेल्प लिया। तो नारद मुनि ने बोला कि राजन, जो जप करहु कुमारी तुम्हारी, भावी हु मेट सखी हु त्रिपुरारी, कि हे राजन, अगर आपकी कन्या भगवान शिव का आराधना करे तो भावी हु मेट सखी हु त्रिपुरारी, जो लिखा गया है उसको भी अगर कोई नाश कर सकता है तो वो है त्रिपुरारी, भगवान शिव। उसी रामचरितमानस में दूसरा एक लाइन आता है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जैसा कर रहे वो तस फल चाखा, यानी कर्म से ही विश्व का सृजन हुआ है, और जो जैसा कर्म कर रहा है उसी के अनुरूप, उसी के प्रारब्ध में उसको फल लाभ होगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि आपके संचित प्रारब्ध का कर्म फल आपको मिलेगा, वो 60% है। लेकिन अगर आप अपने इष्ट का शरण लेते, अब देखिए इष्ट कौन है? जो अनिष्ट को हरण कर सके, ठीक है, वही इष्ट है। तो उसी तरीके से अभी देखिए, भगवान को अगर हम लोग मानते हैं, नॉट ओनली भगवान, एस्ट्रोलॉजी में क्या बोला गया है कि कार्मिक डेप्थ्स के ऊपर फोकस करना, पिछले जन्म के प्रारब्ध के ऊपर। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर बारिश होना है तो भगवान बारिश को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन अगर आप एक छतरी भी ले लो तो वो आपके सिर को थोड़ा प्रोटेक्शन दे देगा। तो उसी तरीके से अगर एस्ट्रोलॉजी से आपको पता चल जाए कि ये सब चीज़ें मेरे साथ होने वाला है, या इन कर्मों की वजह से मैं सफ़र करने वाला हूँ, तो डेफिनेटली आप सवर जाओगे। अब देखिए, किसी का षष्ठेश का महादशा लगने वाला है 5 साल बाद, मतलब ये है कि उसको डिजीज़ होने वाला है। अब उसको वो डिजीज़ कैसे होंगे? उनके कर्मों से ही होंगे। आने वाले 5 साल में ये इंसान अपने लाइफस्टाइल को इतना बिगाड़ लेगा कि जब वो षष्ठेश का महादशा आएगा, त्रिक भावों का महादशा चलेगा, वो खुद डिजीज़ में चला जाएगा। सिंपल, इंसान अपने ही कर्मों से अपने किस्मत को बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। वही बात। अच्छा, तो ऐसे भी तो हो सकता है ना, वो पिछले जन्म में शायद उसने पाप कर रखे हैं, इस जन्म में वो अच्छा ही कर रहा है, शायद बुरा भी किया था उसने, लेकिन अभी जो अच्छे अच्छे कर्म कर रहा है उसी तरीके से उसके डिपेंड होकर लाइफ जाएगा और इस बार थोड़ा मौज काट ले। बिल्कुल। देखिए, अगर महाभारत को देखें तो जब भीष्म को बाणों की शैया में सुलाया गया, तो भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण से बोला कि देखिए भगवान, मैं 100 जन्मों तक पीछे जाकर देख रहा हूँ कि मैंने कोई पाप कर्म नहीं किए हैं, तो फिर आज ऐसा दुर्गति क्यों हुआ कि मैं बाणों की शैया पे लेटा हुआ हूँ, ठीक है।
तब कृष्ण ने बोला कि तुम अपने पुण्य से 100 जन्म पीछे जा रहे हो, लेकिन मैं जो कि साक्षात परम पुरुष हूँ, मैं तुम्हारे 100 से बाद भी जाकर तुम्हारे जन्मों को देख रहा हूँ। और 100 जन्म के पहले जन्म में तुमने क्या किया था, एक सांप जो रास्ता लांघ रहा था, तुमने उस सांप को एक तीर से उठाया और बबूल के पेड़ में तुमने छोड़ दिया, तो उसके पूरे शरीर में बबूल के जो कांटे हैं वो कहीं ना कहीं पे वो बिंध गए। एज ए रिजल्ट उस सांप का जो श्राप था वो तुमको स्पर्श करने वाला था, लेकिन तुमने इतने विष्णु सहस्त्र नाम पाठ किए हैं 100 जन्मों तक, तुम्हें वो पाप स्पर्श नहीं कर पाया। परंतु इस जन्म में जब द्रौपदी, जो कि साक्षात भगवती का अंश है, अगर आप साउथ में जाओ तो वहाँ पे द्रौपदी को दुर्गा का अवतार बोला गया है, तो जब पांचाली का वस्त्र हरण हुआ तब आपने उसको चुपचाप देखा, तो वो जो श्राप था, जो सांप ने दिया था, वो श्राप आप पे लग गया। एज ए रिजल्ट इस जन्म में आपको बाणों की शैया पे लेटा रहना पड़ रहा है। तो उसी तरीके से, तो जैसे 100 जन्म तक उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, तो जब तक आप अपने इष्ट को पकड़ते हो तब तक वो समस्या आपके सामने नहीं आएगा। इसीलिए बोला गया है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदिस्तारे पाहि मुरारे कृपया उबारे। तो बोला गया है कि हे विष्णु, हमें ये जो अनंतर मातृ जठर में जन्म लेना है, मरण लेना है, उससे हमें मुक्त कर दीजिए। अच्छा, तो ये बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। तो एस्ट्रोलॉजी की कोई तो लिमिटेशन होगी, लाइक या फिर एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोलॉजी को मैं हम थोड़ा सेपरेट करके सोचें? एस्ट्रोलॉजी में अगर लिमिटेशंस बोले तो वो लिमिटेशन नहीं है, बट वो कहीं ना कहीं पे एक हाइंड्रेंस है। जैसे अभी आपके पास आपका यजमान आ रहा है, तो आपको कुंडली में दिख रहा है कि उसका शनि बहुत खराब है, या कोई XYZ सो कोई प्लैनेट उनका खराब है। लेकिन अभी व्हाट इफ कि वो बंदा ब्राह्मण है और उसने बचपन से ही अपने गायत्री को अच्छे से माना है। व्हाट इफ अगर उसके घर में कुल देवता का पूजन इतना विधि विधान से हो रहा है सालों से कि अभी वो चीज़ को आप नहीं जान सकते। तो बिफोर गिविंग प्रेडिक्शन आपको बैकग्राउंड नॉलेज क्लाइंट का थोड़ा बहुत या तो होना चाहिए, नहीं तो पूछना चाहिए। क्योंकि अगर मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि आपका शनि खराब है, तो ये शनि सपोज अप टू सर्टेन लेवल आपका बुरा कर सकता है, लेकिन अगर वो स्पिरिचुअली उतना स्ट्रांग है बंदा, तो तब वो बुरा नहीं होगा। और उसी तरीके से अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ कि आपका शनि अच्छा है, लेकिन उसका बैकग्राउंड बुरा है, तब वो शनि अच्छा होते हुए भी बुरा रिजल्ट दे देगा। तो वो एक एस्ट्रोलॉजी का लिमिटेशंस है कि अगर आपका लाइफस्टाइल खराब है या अच्छा है, तो प्रेडिक्शंस में चेंजेस आ जाएंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए कि आपने जैसे बताया अभी कि अगर आपको बैकग्राउंड पूरा नहीं पता, मान लेते हैं किसी ने कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया जो हाफ ट्रूथ था, ठीक है, या फिर बोला नहीं, या फिर कहीं पे कमी रह गई, तो उसके क्या क्या फिर असर पढ़ते हुए आपने देखा? देखिए 60 to 70% प्रेडिक्शंस तो मैच हो ही जाते हैं। उसमें जितना भी देखिए भावात भावम या 6-8 के जो भी कॉम्बिनेशंस हैं, अभी जैसे किसी का सेकेंड हाउस में शनि है और उसके 8वें हाउस में अगर मर्क्यूरी बैठा हुआ है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे दोनों प्लैनेट पिटेंगे। अगर किसी का 12वें में मर्क्यूरी है तो अल्टीमेटली उसका छठा घर पिटेगा। अगर किसी के छठे में शनि है तो उसका दूसरा पिटेगा। अगर किसी का 8वें में चंद्रमा है तो उसका मंगल पिट जाएगा। तो उसी तरीके से अगर कुंडली में कुछ दोष है, वो अपना इफेक्ट ज़रूर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पे उसके बैकग्राउंड पे भी कुछ चीज़ें 19 से 20 होंगे, बट मोटे मोटे तौर पर इंसिडेंस हो ही जाएगा। अच्छा, जो होना है वो होकर ही रहेगा, वो होकर उसको बदल नहीं सकते, किसी को बदल नहीं सकते हैं। उसके इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं थोड़ा बहुत पूजा पाठ से। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादातर रेमेडी नहीं है। इवन अगर आप KP एस्ट्रोलॉजी को देखो तो उसमें बोला गया है यू कैन ओनली यूटिलाइज द प्लैनेट्स। जैसे एक एग्जांपल देते हैं हम लोग कैसे रेमेडी कराते हैं। जब आप KP एस्ट्रोलॉजी में जाते हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हाउस यूटिलाइजेशन है। उसमें अगर किसी का 8-12 का महादशा स्टार्ट हो जाए तो हम लोग सिंपली बोलेंगे कि आप कम से कम टाइम पास के लिए ही महीने में 1 या 2 लाइफ इंश्योरेंस लोगों को कराओ एज एन एजेंट। क्यों? क्योंकि 8वां घर जो है वो मृत्यु का है। साथ ही में क्या करो, ऐसे हॉस्पिटल्स में जहाँ पे ऑपरेशन थिएटर है, वहाँ पे आप ऑपरेशन थिएटर के सामने से 5 मिनट बैठ के आ जाओ, नहीं तो उस हॉस्पिटल के कैंटीन में आप खाना खाकर आ जाओ। क्योंकि जब 8वें का महादशा चलेगा तब आपको हॉस्पिटल जाना है, तब आपको कोर्ट जाना है, तब आपको पुलिस स्टेशन जाना है। तो जो चीज़ प्लैनेट आपको कराएगा वो चीज़ आप खुद ही कर लो। क्योंकि आपने मृत्यु रिलेटेड काम कर लिया, लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड आपने काम कर लिया, मृत्यु रिलेटेड काम ही तो है ना। आप कोर्ट के प्रीमाइसेस में चले गए, हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस में चले गए, तो 8वां तो आपका एक्टिव हो ही गया। उसी तरीके से जब आपका 12 एक्टिव हो रहा है तब बोला जाता है या तो आप फॉरेन टूर पे जाओ, अगर आपका बजट नहीं है तो आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो।
वैसे अगर एक्सीडेंट होने वाला है तो उस एक्सीडेंट के डेट से पहले ही किसी ट्यूसडे को मंगल के होरा में ब्लड डोनेट आप कर दो। जो चीज़ होने वाला है उसको आप शुरू से ही खुद से एक्सेप्ट कर लो। तो केपी एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज कुछ इस तरीके से है। तो मतलब वो अगर हॉस्पिटल में जाके बैठ जाए तो क्या जो घटना होने वाली थी वो उसका इंटेंसिटी कम हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा नहीं लगभग 50 to 60% कम हो जाएगा, लेकिन होकर ही रहेगा वो चीज़। हाँ बिल्कुल होगा, बट उसमें बहुत कमी आ जाएगा। तो आपने लाल किताब के बारे में बात की है, तो लाल किताब अगर सिंपल टर्म्स में बताओ हमारे ऑडियंस को, तो लाल किताब का एक्चुअल मीनिंग क्या है? देखिए, लाल किताब बेसिकली लिखा गया था कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जब हम जाते हैं तब हम राशि को देखते हैं, तब हम भावों को देखते हैं, तब हम ग्रहों के दृष्टियों को देखते हैं, जिसमें हर एक ग्रह को मल्टीपल दृष्टि दिया गया है। उसमें सब डिविजनल चार्ट आता है, ठीक है। जन्म आपका लग्न कुंडली आ गया, चंद्र कुंडली आ गया, सूर्य कुंडली आ गया, सुदर्शन चक्र आ गया, भिन्नाष्टक वर्ग आ गया, अष्टक वर्ग आ गया, षोडश वर्गीय चार्ट, उसमें 16 डिविजनल चार्ट आ जाता है, वो देखना होता है। उसके बाद आपका आता है महादशा, उसके बाद आपका आता है आपका ट्रांजिट। तो चीज़ें बहुत टफ हो गए प्रेडिक्शन के लिए। रेमेडी जब देखेंगे तो उसमें क्या होता था कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी वाज बेसिकली फॉर किंग्स, नॉर्मल लोगों के लिए वास्तु। अगर आप देखो तो मय मतंग या जो भी विश्वकर्मा प्रकाश जितने भी वास्तुशास्त्र की किताब है, आप उसमें देखोगे कि राजा का घर इधर होगा, राजा का मंदिर इधर होगा, राजा के बारे में लिखा गया है, वो नॉर्मल लोगों के लिए नहीं थे। उसी तरीके से वैदिक एस्ट्रोलॉजी वेयर फॉर किंग्स। तो अब उसमें रेमेडीज कैसे हैं? जैसे अगर आप पराशर होरा शास्त्र देखो तो उसमें क्या बोला गया है कि इस पर्टिकुलर XYZ कलश के पानी से स्नान कराओ राजा को। तो उसमें बोला गया है कि स्वर्ण कलश से स्नान कराओ, रजत के कलश से यानी चांदी के कलश से राजा को स्नान कराओ। अब नॉर्मल लोग वो करने जाएंगे तब तो होगा नहीं। तो तब लाल किताब को लिखा गया और उसमें सिंपल रेमेडीज, लाइफस्टाइल रेमेडीज को लिखा गया, और वो सब चीज़ें जो वैदिक में एज अ फेलियर काम कर रहा है। जैसे वैदिक में आपके ऋण पितृ प्रॉपरली नहीं है, लाल किताब में सभी ग्रहों के ऋण पितृ है, सभी ग्रहों के डिफरेंट टाइप्स के ऋण पितृ, आत्म ऋण, पत्नी ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, भ्राता ऋण, जितने भी तरीके के ऋण है। जैसे अगर किसी के चतुर्थ में केतु है तो उसको मातृ ऋण है, अगर किसी के 12वें में बुध है तो उसको बुध का ऋण पितृ है, अगर किसी का 6ठे में शनि है तो उसको शनि का ऋण पितृ है, अगर किसी को 2nd हाउस में शुक्र है तो उसको पास्ट लाइफ के अपने स्पाउस से कर्ज मिल चुका है। तो उतने तरीके के ऋण के बारे में लाल किताब में बोला गया है। और लाल किताब में रेमेडीज को ऐसे बनाया गया है ताकि एक नॉर्मल लेमैन से लेकर, एक लेबर से लेकर एक अमीर आदमी तक रेमेडी कर सके, उस तरीके से रेमेडीज को लिखा गया है कि लाइफस्टाइल में रेमेडीज को डाला गया है। लाल किताब के जो ग्रामर है, लाल किताब स्टार्ट्स विद बेसिक, गोज विद ग्रामर, देन इट गोज टू एडवांस एंड देन इट गोज टू वर्षफल। उसमें वर्षफल एक ह्यूज चैप्टर है। उसमें कॉन्सेप्ट्स है कि ये दोनों प्लैनेट मिलकर कौन सा प्लैनेट बनेंगे, ऐसा। जैसे लाल किताब में हम लोग प्रेडिक्शन देते हैं कि आपके कुंडली में राहु मल्टीपल टाइम्स बन गया है, 3 राहु का क्रिएशन हो रहा है, ऐसा सपोज मैं बोल रहा हूँ। तो आप 9 प्लैनेट्स में एक ही तो राहु है, 3 बार राहु कैसे हो गया? तो उसमें ऐसा हो सकता है कि जब सूर्य और शनि एक साथ है, वो भी एक राहु है, वो राहु के जैसे दुष्परिणाम देगा। बुध और गुरु, बुध और बृहस्पति अगर एक साथ बैठा हुआ है और त्रिक भावों में बैठा हुआ है, वो भी एक नेगेटिव राहु है। अब आपका जन्म कुंडली में राहु जितना भी अच्छा हो, 2 बार नेगेटिव राहु बनने की वजह से ये वाला राहु भी डूब जाएगा। अब इनको रेमेडीज करके ठीक करना पड़ेगा। उसमें भी रेमेडीज देखना पड़ेगा कि आप प्लैनेट्स को 12th हाउस में भेजोगे, 2nd में भेजोगे या 4थे में भेजोगे। यानी आप नदी वाला रेमेडी दोगे, मंदिर वाला रेमेडी दोगे या दूसरा कोई रेमेडी दोगे। लाल किताब का सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है ग्रामर और रेमेडी मेकिंग। रेमेडी में मतलब बिंदु से भी थोड़ा गलती हो गया तो आपके क्लाइंट को हार्ट मतलब 110% बैकफायर करेगा। तो लाइक ये जो आपने ऋण के बारे में बात की है, लोग बहुत कर्ज में डूबे हुए हैं, खोजना चाहते हैं सोल्यूशन, लेकिन कहीं पे तो उनका कुछ ना कुछ दशा चल रहा है खराब, और जिस वजह से वो लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी भटक जाते हैं फेक एस्ट्रोलॉजर वगैरह वगैरह के पास जाके। हो रहा है इंडिया में, ऐसा नहीं है कि हो नहीं रहा है, और बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसा कुछ उपाय जो नॉर्मल घर पे कर पाए, जिनके पास कम पैसे हैं शायद, और मनी प्रॉब्लम से भी वो लोग थोड़ा मुक्ति केवल थोड़े टाइम के लिए हो सकते। पहला बात तो देखिए, देयर इज़ नथिंग लाइक इन जनरल रेमेडीज। जैसे अगर आप किसी डॉक्टर को जाके पूछोगे कि इन जनरल अगर फीवर आ रहा है तो मेडिसिन क्या है, तो सबको पता है कि पैरासीटामोल। लेकिन आप किसी भी डॉक्टर से पूछोगे तो वो कभी भी आपको डायरेक्ट नहीं बोल सकता है।
तो उसी तरीके से देयर इज नथिंग लाइक इन जनरल रेमेडीज, द रीजन बिंग अभी ये रेमेडी मैं दे रहा हूँ ये 90% लोगों के लिए काम कर जाएगा, बट वो 10% जिनका मंगल 8वें में है, जिनका मंगल लग्न में है, जिनका मंगल तीसरे में है, उनके लिए ये बैकफायर कर सकते हैं। स्टिल अगर हम लोग बात करें तो लोन के लिए सबसे उत्तम रेमेडी है कि सालाना 2 बार यानी 6 महीने में 1 बार अपने वजन का 10वें हिस्सा, सपोज अगर किसी का वजन 70 kg है तो 7 kg गुड़ जैगरी जो है वो मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में डोनेट कर दें। ये हो गया आपका पहला रेमेडी। दूसरा रेमेडी है अपने घर के जितने भी सदस्य हैं सबसे कुछ ना कुछ अमाउंट लेकर, डोनेशन लेकर एक ह्यूज अमाउंट बनाए, लाइक 2000, 3000, 4000, वो अमाउंट आउट ऑफ सिटी दूसरे किसी सिटी में जाकर किसी होम्योपैथी या आयुर्वेदिक डॉक्टर को वो पैसा डोनेट करे और बोले कि किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को ट्रीटमेंट ऑफर करे। तीसरा रेमेडी जो होगा, ये तीनों एक साथ करना है, तीसरा रेमेडी जो होगा वो होगा हनुमान जी को चोला चढ़ाना, यानी ऑरेंज कलर का सिंदूर और चमेली का तेल मिक्स कर राम जी का नाम लेते हुए हनुमान जी के अपर बॉडी में लगा दिया जाए। ये आपको करना है हर ट्विसडे, और बाकी दोनों रेमेडी बस आपको एक बार 6 महीने में करना है। अगर कोई ये रेमेडी करते हैं तो पहला रेमेडी जो है वो है आपका जो नेगेटिव मंगल है उसको हम लोग सेकेंड हाउस में भेज रहे हैं, सेकेंड हाउस में। दूसरा रेमेडी जो मैंने बोला कि ट्रीटमेंट के लिए वो आपका मंगल का ऋण पितृ है, अगर मंगल का ऋण पितृ है तो लोन्स रहेगा ही। तीसरा रेमेडी जो है वो इन जनरल आपके मंगल को 11th हाउस में, जैसे मंगल पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है वैसा ही पॉजिटिव वाले मंगल के लिए हम लोग रेमेडी कर रहे हैं। अच्छा, तो ये सारे रेमेडीज मतलब काम करेंगे स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल करेंगे। तो कोई अगर है जो कोर्ट कचहरी में दौड़ा भागा जा रहा है एंड उसकी फैमिली में इश्यूज हो रखे हैं, शायद किसी ने फंसा दिया एंड वो फंस गया, तो उधर से वो कैसे निकले, कुछ तो उपाय? देखिए, कोर्ट केस के लिए अगर सबसे अच्छा कोई रेमेडी हो वो कर सकता है, इन जनरल कर सकते हैं। सफ़ेद कपड़ा लेना है, आधा मीटर नया कपड़ा लेना है, अगर कॉटन का हो तो उत्तम, अदरवाइज कोई भी सैटिन क्लॉथ भी चलेगा। उसको लेकर कोई भी देवी के मंदिर में जाना है शनिवार, ऐसे मंदिर में जाना है जहाँ पे लगभग ब्राह्मण हर दिन पूजा करता हो, यानी कोई सिद्धपीठ हो, और वहाँ पे कम से कम 4-5 सीढ़ी हो, मिनिमम 4-5 सीढ़ी मतलब चाहिए ही चाहिए। उस कपड़े को थोड़ा सा पानी में गीला करके मंदिर के 4-5 सीढ़ियों को पोंछकर साफ़ कर दें। उसके बाद हैंड वॉश करके देवी से प्रार्थना करें जो भी आपको बोलना है। बाहर निकल के लेबर्स में या गरीबों में समोसा बांट दें, ये रेमेडी करना है। दूसरा, जब कोर्ट में हियरिंग हो तब एक रेमेडी करना है कि हियरिंग से 2-3 दिन पहले ही कोर्ट के प्रेमाइसेस से, कोर्ट में अगर कैंटीन है या स्टोर है, वहाँ से आपको ब्लैक कलर का, जैसे कि थम्स अप हो गया, कोको कोला हो गया, या आपका और भी जितने तरीके के ब्लैक कलर का जितने भी आपका सॉफ्ट ड्रिंक्स आता है, वैसा आपको 4 कैन लाना है छोटा सा, वो आपको घर पे रखना है। जिस दिन आपका हियरिंग होगा उसको आपको साथ में लेकर जाना है और उसको कोर्ट के वॉशरूम पे आपको फ्लश कर देना है हियरिंग में बैठने से पहले। अच्छा, बस ये दोनों रेमेडी आप करते रहे, आपका 2 से 3 हियरिंग में ही आपका काम बन जाएगा, अगर आप जेन्युइन हो तो। अच्छा, जो अच्छे कर्म कर रखे लेकिन गलती से शायद फंस गए हैं, किसी तरीके से गलती से फंसा दिया गया, मेरा कहने का मतलब वो है। तो अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि क्या कलर से फ़र्क पड़ता है, लाइक पहनने से, कि इस दिन ये पहन के जाऊँ? सॉफ्ट प्लैनेट्स के लिए शायद उतना असर ना भी पड़े, लेकिन डार्क प्लैनेट्स के लिए जैसे कि राहु, केतु और शनि का प्रभाव गिरता है। जैसे अगर किसी के कुंडली में केतु या चंद्रमा है, उसके कपड़ों में अगर कंटिन्यूसली होल्स बनते रहेंगे या कलर अगर ब्लैक एंड वाइट चेक्स में अगर कपड़ा पहनेगा तो तब उसका चंद्रमा दूषित होता रहेगा, आपको धीरे धीरे इफेक्ट्स मिलेंगे, उसको डिप्रेस ज़्यादा होगा, उसको एंग्जाइटी ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑलरेडी चंद्र और केतु बैठा हुआ है, आपने केतु को एक्टिव कर दिया। ऐसे केस में उसको सॉफ्ट कलर्स पहनना चाहिए, येलो। तो किसी के लिए कोई ऐसा कलर है जो हर कोई पहन सकता है? देखिए, लाइट कलर्स हर कोई पहन सकता है, चाहे वो कोई भी प्लैनेट का हो, और मल्टीपल कलर्स एक साथ नहीं पहनना चाहिए, वो केतु को बर्बाद कर देता है, वो डिजीज़ को इन्वाइट करेगा और कुछ नहीं। अच्छा, तो लाल किताब में भी बोला गया है कि अगर एक साथ 5 प्लैनेट बैठ जाए तो वो कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करेंगे, ऐसा मिथ है ये, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, कोई 5 प्लैनेट में अगर शत्रु ग्रह भी हो, जैसे 5 प्लैनेट है और उसमें शनि है, राहु है, साथ में सूर्य भी अगर आ जाए, चंद्र भी अगर आ जाए और गुरु भी आ जाए, तो यहाँ पे देखिए 2 शत्रु हैं और 3 अलग है, तो भी यहाँ पे अच्छा होगा, क्योंकि 5 है। लाल किताब में बोला गया है 5 ग्रह अगर एक साथ है तो कुंडली सॉलिड है।
तो वो कुछ ना कुछ लाइफ में बड़ा ज़रूर कर देगा, किसी भी भाव में हो, अष्टम में हो, द्वादश में हो या छठे में हो, कहीं पे भी हो अच्छा रिजल्ट देगा। अच्छा, तो पुनर्जन्म का अगर बात करें, डज इट एग्जिस्ट? हाँ, बिल्कुल। आप कल मैं किसी से मिलने गया तो उनका नारायण नागबली है, ठीक। तो उनसे जब मैं बात कर रहा था तो उनको मैंने दीक्षा के बारे में बात किया कि लाइक यू शुड गो फॉर दीक्षा एंड ऑल। तो उन्होंने खुद बोला है कि जब मैं कोई मंत्र पढ़ता हूँ, दे आर नॉट ब्राह्मण्स और उनके घर में उतना पूजा पाठ का कल्चर भी नहीं है, लेकिन वो भैया बोल रहे थे कि जब भी मैं कोई मंत्र वगैरह पढ़ता हूँ तो मेरा 1-2 बार पढ़ने में ही सीखना हो जाता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने पूर्व जन्म में भी साधना की है, उसका साधना छूटा हुआ है, तो इस जन्म में उसको फिर से साधना करना है। आप कुछ बच्चों को देखोगे कि जिनकी फैमिली में पुरखों तक में भी कोई ड्राइंग नहीं करता है, गाना नहीं गाता है, लेकिन वो बचपन से ही सुर में गाना गाएगा और पूरा एकदम प्रोफेशनली सुरों को पकड़ लेगा। द रीजन बिंग, पिछले जन्म में उसने उस चीज़ों को साधा हुआ है, सिद्ध किया हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और ये आप कुंडली से भी बोल सकते हो, आपके 5 और 9 के 5वें घर के और 9वें घर के ग्रह कहाँ पे बैठे हैं, कैसे कंजंक्शंस में है, कौन से प्लैनेट से एस्पेक्टेड है, वो देखकर आप बोल दोगे कि पिछले जन्म में आपने क्या किया है। अच्छा, तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना आपने साधा हुआ है पिछले जन्म से। तो मुझे एक चीज़ बताइए कि सबसे पहले अगर कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है तो किस तरह की प्रोसेस होती है? बर्थ चार्ट देखते हैं, पहले पूछते हैं बर्थ डेट, थोड़ा आप बताइए। आप तो बेसिकली जब आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो तो 3 ही चीज़ चाहिए आपको, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। लेकिन उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है जो कि केपी एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट है, दैट इज़ बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। बीटीआर क्या है कि मुझे पता है मेरा डेट क्या है, ठीक है, लेकिन कौन से टाइम पे मेरा जन्म हुआ वो मुझे नहीं पता, वो रात को हुआ या दिन में हुआ या अर्ली मॉर्निंग में हुआ। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजर को अपना डेट देते हो और बोलते हो कि मेरा कौन से टाइम पे जन्म हुआ वो आप निकाल के दो, तो मोस्टली एस्ट्रोलॉजर्स आपको बोलेंगे कि वो तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप बोलते हो कि लगभग इतने के इतने से बीच में है तो भी आपका कुंडली गलत होगा या वो लोग नहीं देख पाएंगे। लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी में वैसा एक चैप्टर है दैट इज़ कॉल्ड बीटीआर, उसमें आपका टाइम भी निकल जाएगा। तो अगर आपका एस्ट्रोलॉजर जेन्युइन है तो वो किसी भी इंफॉर्मेशन से आपको हेल्प कर सकेगा, किसी भी इंफॉर्मेशन से। इवन अगर आपका टाइम नहीं पता है, डेट पता है, तो आपके डेट से जो चंद्र कुंडली बनेगा, चंद्र कुंडली से भी आपका प्रेडिक्शन आएगा और वो 110% रियल आएगा। हर ग्रह का क्या रोल होता है? सूर्य हो गया, चंद्र हो गया, मंगल हो गया। देखिए, ग्रह का सृजन ब्रह्मांड का पोषण के लिए और पालन के लिए किया गया है। तो सूर्य जो है वो साक्षात विष्णु है, सूर्य जो है वो शक्ति का आधार है। सूर्य क्या चाहता है कि आप डिसिप्लिन में रहो, ठीक है, आप राजा जैसा बनो, आप किसी के सामने इजीली हाथ मत फैलाओ, आप लोगों को दे सको। जैसे सूर्य क्या कर रहा है, सिर्फ दे ही रहा है, ले कुछ भी नहीं रहा है, वैसा बनो। चंद्रमा चाहता है कि आप अपने इमोशन से लोगों को, जैसे एक माँ क्या करता है, अपने इमोशन से दूसरों को नर्चर करता है, तो चंद्रमा को माँ से कनेक्ट किया गया है। चंद्रमा मनसुजात ह, चंद्र मन को रिप्रेजेंट करता है। तो चंद्रमा क्या बोल रहा है कि अपने इमोशन से लोगों को नर्चर करो। उसके बाद आता है आपका मंगल। तो मंगल को बोला गया है ग्रहों का सेनापति, जैसे देवताओं का सेनापति स्कंद है यानी कार्तिक है, उसी तरीके से मंगल जो है वो नवग्रहों में सेनापति है। वो युद्ध कला में निपुणता को रिप्रेजेंट करता है, यानी आपके लाइफ में जितने भी युद्ध रूपी कर्म है, यानी आपको अपने प्रोफेशन में बेस्ट करना है, अपने घर को संभालना है या हार्डवर्क करना है, तो वो सारी चीज़ें आपको मंगल दे रहा है। तो मंगल बोलते हैं कि हार्डवर्क करो। उसके बाद आता है आपका बुध। अब बुध क्या है? बुध है आपका वर्सेटैलिटी। कौन से जगह पे आपको बच्चा जैसा सॉफ्ट होना है, कौन से जगह पे आपको बिजनेसमैन जैसा स्किल्स चाहिए, वो जो ड्वेलनेस है दैट इज मर्क्यूरी। गुरु क्या है? गुरु है विजडम। गुरु को नॉलेज से भी ज़्यादा अगर हम लोग देखें तो गुरु है विजडम। एक है नॉलेज, एक है आपका विजडम। नॉलेज आपको कोई भी ग्रह दे सकता है, आपको सन दे सकता है, आपको मर्क्यूरी दे सकता है, लेकिन विजडम जो एक ईश्वरीय कृपा है वो है आपका गुरु, ठीक है, यानी नॉलेज से भी ऊपर जाकर किसी चीज़ को सोचना। उसके बाद आता है आपका शुक्र। शुक्र क्या है? शुक्र है प्रेम और सुख की अनुभूति। अब यहाँ पे प्रेम इन द सेंस जब हम लोग बोलते हैं तो प्रेम को हम लोग कैसे देखते हैं कि अपने पार्टनर के साथ आप कैसे हो, वो नहीं। प्रेम इन द सेंस आप अपने गार्डन में पौधों को कितना पानी दे रहे हो, उनके लिए कितना केयर कर रहे हो। आपके छत पे चिड़िया है तो आपने उनके लिए पानी रखा है या नहीं। प्रेम इन द सेंस वो केयर। एक तो हो गया आपका मातृत्व, एक हो गया आपका केयर। तो वो चीज़ कितना है?
एज ए रिजल्ट आप में सुख का परिभाषा क्या है? अगर आप एक गिलास पानी पी रहे हो उसमें भी अगर आपको सुख मिल रहा है तो आपका शुक्र अच्छा है। उसके बाद आता है आपका शनि। तो शनि रिप्रेजेंट करता है आपके लोअर पीपल को, यानी आपके घर में काम करने वाले लोग, आपके ऑफिस में काम करने वाले लोग, उनसे आप कैसे बर्ताव कर रहे हो। अगर उनके साथ आपका बिहेवियर अच्छा है तो आपका शनि अच्छा है। उसके बाद आपका आ जाता है राहु। राहु क्या है? देखिए, एक क्रिटिकल प्रॉब्लम है, उससे निकलने के लिए हमको एक क्रिटिकल थॉट प्रोसेस चाहिए, ठीक है। शनि तो हो गया आपका डिसिप्लिन, स्ट्रेटनेस, तो राहु है वो क्रिटिकल थॉट प्रोसेस, यानी वो चालाकी जिससे आप उस सिचुएशन से निकल जाओगे। और लास्ट में आता है केतु। तो केतु है आपका धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हमारे लाइफ के जो 4 पुरुषार्थ है उसमें इनमें आता है मोक्ष। तो केतु है इस दुनिया को और बाहरी दुनिया को जोड़ने वाला सत्ता, इसलिए कुत्तों को केतु से जोड़ा गया है, बिकॉज डॉग्स कैन सी व्हाट वी कैन नॉट सी, ठीक है। तो उसी तरीके से केतु आपको देता है इनर कॉन्शियसनेस। तो उसी तरीके से हर एक प्लैनेट का गोल्स हैं। हर एक प्लैनेट बोलता है कि मेरे पार्ट को ठीक रखो। आदि लक्ष्मी का कृपा हर एक पे नहीं होता है। आदि लक्ष्मी का कृपा उन्हीं लोगों पे होगा है जिनके पूर्वजों ने आदि काल से उनको एक कंटिन्यूअस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ कुल देवता, इन द फॉर्म ऑफ कुल देवी, किसी रूप में पूजते हुए उनको कंटिन्यू किया है। तो अगर आप अनंत अंबानी या किसी भी वैसे मर्चेंट के फैमिली को अगर आप देखो तो वो लोग एक अच्छे खासे जनरेशन से ही बिजनेस में है। वाणिज्य वसते लक्ष्मी, देयर इज अ टर्म कि अगर आप वाणिज्य करोगे तो लक्ष्मी का कृपा आप पे जरूर रहेगा। तो ऐसे फैमिली में, तो उनके फैमिली में ऑलरेडी वो लक्ष्मी कृपा है। तो ऐसे केस में हम लोग दूसरे कुंडली से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि कृपा जो है वो ग्रहों से ऊर्ध्व है। अगर आप भागवत को देखो तो उसमें भागवत में परीक्षित राजा से क्वेश्चन पूछा, परीक्षित राजा ने क्वेश्चन किया सुखदेव जी से कि नवग्रह से बचने का उपाय क्या है। तो उन्होंने बोला कि भगवान का अनुग्रह नवग्रह से ज़्यादा पावरफुल है। तो अगर वो कृपा है उनके फैमिली में, उनके जो आदि लक्ष्मी या उनके जो एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग है वो अगर है, तो कुंडली से भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। जो चीज़ मैं आपको बोल रहा था, जैसे मेरे कुंडली में 6ठे में शनि है, तो 6ठे में शनि को बोला गया है बच्चा खाने वाला सांप, इतना घातक हो सकता है, लेकिन मेरा शनि मुझे अच्छा रिजल्ट दे रहा है। शनि की महादशा, शनि के साढ़े साथी में मेरा अच्छा हो रहा है। तो वैसा एक चीज़ है कि आप अपने कर्म से, आप अपने डेडिकेशन से क्या कर रहे हो वो भी देखना पड़ेगा, अपार्ट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी। अच्छा, तो लोग बोलते हैं कि 7.5 का वक्त आ चुका है, मतलब 7.5 साल का वक्त अभी गुजरने वाला है। बिल्कुल। तो उसमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए जो 7.5 के उसमें है अभी? 7.5 में अगर हम लोग कर्म को देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, 7.5 में आपको काम इजीली नहीं मिलेगा, तो आपको काम करना पड़ेगा। अब सपोज आपको जॉब नहीं मिल रहा है, ठीक है, उस मोमेंट पे आप कुछ भी करके हार्डवर्क करो। शनि आपसे पसीना बहाना चाहता है, वो आप एनी हाउ करो। आप जिम चले जाओ, आप योगा चले जाओ, आप अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ एंगेजिंग वर्क कर लो, ठीक है, चैरिटेबल वर्क कर लो, एनी हाउ वो करो। दूसरा बात, अगर आपको लग रहा है कि आप गलत हो तो माफ़ी मांगना सीखो, क्योंकि फल उसी पौधे पे लगेगा जो पौधा झुकेगा वक्त पे, ठीक है, वो एक चीज़ है। अगर एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट को देखें तो सबसे पहले अपने चंद्रमा पे काम करें, अपने माता का नित्य प्रतिदिन चरण स्पर्श करें। अगर नहीं कर पा रहे हैं दूसरा रेमेडी, या फिर अगर हम लोग साथ में एक्स्ट्रा कोई रेमेडी देखें तो मंडे भगवान शिव को, शिव मंदिर जाके शिवालय में भगवान शिव को पंचामृत से ज़रूर स्नान कराएं, डेली हनुमान चालीसा पाठ करें, और शनिवार को समोसा या कोई भी सॉल्टी फूड गरीब भिखारियों में ज़रूर बांट दें। तो उससे आपका भला होगा, उससे आपका भला होगा बहुत कुछ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 7.5 इज अ लर्निंग फेज। उसमें अगर आप नॉलेज नहीं ले पा रहे हो अपने प्रॉब्लम से तो वो चीज़ लूप में रिपीट होते रहेंगे। स्पेशली शुरू के 4 साल, शुरू के 3 से 4 साल लगभग वो पूरा लर्निंग स्टेज रहेगा। उसमें अगर आपको राह चलता व्यक्ति भी कुछ बोल के जा रहा है ना, डांट के जा रहा है, तो भी आपको कुछ सीखना है बस, तभी जाके शनि आपको कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, अन्यथा नहीं। कोई ईगो लेकर अगर बैठा हो तो तब तो पूरा खत्म। क्या हो सकता है? क्योंकि शनि तूफान जैसा है, और तूफान में आप देखना जो अपने सिर को सीधा रखेगा वही पौधा पहले टूट जाएगा, और जो झुक जाएगा वो बच जाएगा। तो शनि कुछ इस तरीके का ही है कि जो झुकेगा उसको शनि ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा देकर जाएगा। अच्छा, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप झुक के रहो। और शनि के 7.5 में शिव और हनुमान दोनों को विधिवत पूजन करना जरूरी है, क्योंकि शिव जी जो है वो चंद्रमा को प्रोटेक्शन देता है, और 7.5 कुछ नहीं, चंद्रमा के ऊपर शनि का प्रवेश है। यानी अगर आपका कुंभ राशि है फॉर एग्जाम्पल, दैट मीन्स आपके कुंभ वाले साइन में चंद्रमा बैठा हुआ है, दैट इज कॉल्ड राशि।
तो उसके ऊपर जब बहुत सालों बाद शनि आएगा, दैट विल बी साढ़े साथी, उसके एक घर आगे, उसके ऊपर और एक घर पीछे, दैट ट्रांजिट 2.5 साढ़े 7 साल का ट्रांजिट होता है। तो अल्टीमेटली चंद्रमा सबसे ज़्यादा पिटता है। तो इसलिए बोला गया है कि मंडे भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिव को नहलाए और रेगुलर बेसिस पे हनुमान जी को थोड़ा बहुत दर्शन पूजन या हनुमान चालीसा जरूर पढ़े। ये दोनों साढ़े साथी के सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी है। लोग क्या करेंगे कि हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, हनुमान मंदिर जाएंगे, बट चंद्रमा को लोग भूल जाते हैं कि साढ़े साथी लग किसके ऊपर रहा है, चंद्रमा के ऊपर पिटता है। ओके, मिड 40s में बहुत सारे लोग हैं, मिड 35 में उनकी शादी नहीं हो रही है किसी कारण की वजह से, तो उन लोगों के लिए क्या उपाय है जो ढूंढ तो रहे लड़का या लड़की लेकिन शादी नहीं हो रहा है? देखिए, शादी के लिए सबसे उत्तम अगर मैं कोई रेमेडी बोलूँ तो उनको 4 धाम ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, अगर हो सके तो स्टेप बाय स्टेप करें, और अगर ना भी हो सके तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर में ध्वजा कंटिन्यूसली अप टू 21 थर्सडे आप किसी पंडा से कांटेक्ट कर सकते हैं या किसी भी अपने योग्य पुरोहित से कराएं। तो भगवान जगन्नाथ के जो ध्वजा है वो हर इवनिंग को चलता है, वो अगर आप थर्सडे करते हो, 11 थर्सडे या 21 थर्सडे, तो वो शादी के लिए इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी। वो आपके केतु, गुरु और शुक्र तीनों को एक साथ ठीक करेगा। मतलब ये है एक रेमेडी जो कर सकते हैं बिल्कुल शादी के लिए। ओके, सो अगर शादी के लिए एक दूसरा मैं स्ट्रॉन्ग रेमेडी सजेस्ट करूँगा। अगर पितृ दोष है तब आपको इन सबसे ज़्यादा प्रॉपर रेमेडी जो चाहिए होगा दैट इज़ नारायण नागबली, क्योंकि अगर पितृदोष है तब आप कुछ भी रेमेडी कर लो वो बंधा हुआ ही रहेगा। खुश लोग आते हैं आपके पास ज़्यादा या फिर दुखी लोग आते हैं ज़्यादा? दोनों तरीके के लोग। जैसे कि कुछ लोग ऐसे आते हैं जो कि ऑलरेडी सेटल है, उनको और भी लाइफ में सक्सेस चाहिए, और कुछ लोग तो ऐसे आते हैं जिनका सच में प्रॉब्लम रहता है बहुत ज़्यादा। इवन लाइक एस्ट्रोलॉजी में जब आप आते हो तो तब आपको कहीं ना कहीं पे लाइफ का रियल जो फेस है वो आपको पता चलता है। मतलब इतने सारे लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि कुछ लोगों का लव मैरिज होता है 10 साल का, सपोज 10 साल लव रिलेशनशिप में रहे, फिर उनका शादी हुआ 2-3 साल चला, अब उनके बीच में डिवोर्स केस चल रहा है एंड ऑल, तो वैसा केसेस मिलता है। ऐसे बहुत सारे कपल है जिनका 2-3 बार मिसकैरेज हो गया, अभी भी बच्चा नहीं हो रहा है और उनका एज भी हो गया। तो मेरे हिसाब से मुझे एस्ट्रोलॉजी से अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ मिला तो वो है लाइफ का रियलिटी। ओके, तो आपने अभी डाइवोर्स की बात की, लोगों के डाइवोर्स होते हैं, ठीक है, कोई रहना चाहता है लेकिन कोई और नहीं रहना चाहता उस रिलेशन में, या फिर किसी का किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, और ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इंडिया में, ये छुपा हुआ नहीं है, बढ़ रहा है। तो अगर कोई सही मायने में रहने ही चाहते हैं और डिवोर्स ना हो तो क्या फिर कैसे, क्या पूजा पाठ कुछ कराना चाहिए? ऐसे केसेस में या तो अपने पितरों का हेल्प लें, नारायण नागबली कराएं, नहीं तो अपने कुल देवता का हेल्प लें, और नहीं तो आप जिस शहर में हो उस शहर के जो स्थान देवता है, अभी जैसे देखिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हमारे लिए हमारे सबसे मेन अगर स्थान देवी बोले या यहाँ की तीर्थ बोले या कुछ भी बोले, यहाँ पे सबसे ज़्यादा महत्व माँ कामाख्या का है। तो वैसे किसी प्लेस में जाके अगर आप लोग यज्ञ पूजा करते हैं या डोनेशन करते हैं तो तब उससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। सिंपली आपको अपने एंसेस्टर्स, अपने गुरु और अपने इष्ट देवता का ब्लेसिंग्स चाहिए। ओके, तो उनका ब्लेसिंग लेना आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, मेरे से कुछ बहुत लोगों के सवाल भी होंगे कि बहुत लोग हैं जो जब स्ट्रगल कर रहे होते हैं तब इतना नहीं सोचते, लेकिन जब वो लोग धीरे धीरे सक्सेस पाते हैं, मिलता है उनको, वो हर एक चीज़ को देख कर निकलते हैं, एस्ट्रोलॉजर से पूछ के निकलते हैं। हमेशा हर चीज़ में एस्ट्रोलॉजी को मान के, एस्ट्रोलॉजर को पूछ के निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर चीज़ को, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो बिना पूछ के निकलते हैं और उनका भी सक्सेस है। मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता पर्सनली, क्योंकि देखिए हर एक चीज़, कोई भी चीज़ का अति आपको दुर्गति तक ही भेज के देगा कहीं ना कहीं पे। जब आप कंटिन्यूसली हर एक चीज़ के लिए एस्ट्रोलॉजी पे डिपेंड हो जाओगे, इट विल डेफिनेटली गिव यू फियर साइकोसिस, कि अरे आज तो ये गलत बोल दिया कि नहीं होगा, आज सच में होगा या नहीं होगा। तो इसीलिए मोटे मोटे तौर पर सालाना 3 से 4 बार आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, कंसल्ट करो, अपने कुंडली को दिखाओ, प्रश्न कुंडली आप कर सकते हो कि कल मेरा एक इंटरव्यू है, होगा या नहीं, वो भी ओपन माइंड से। इफ़ यू कैन एक्सेप्ट, नो को भी अगर आप एक्सेप्ट कर सकते हो कि नहीं होगा और साथ ही में आप अपना 100% दो, देन आप जाओ। अगर आपका दिल छोटा है कि नहीं, एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया कि कल मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं होगा, तब तो आपका जाना बेकार है। ऐसे केसेस में सिंपली अपने इष्ट देवता को प्रणाम करो और चलते बनो, क्योंकि आपका कर्म ही है जो आपके प्लैनेट्स को भी चेंज करेगा। ये जो रेमेडी है क्या है, ये आपके कर्म ही तो है। आप कर्म कर रहे हो, उससे प्लैनेट्स के इफेक्ट्स बदलेंगे, तो कर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अगर आप अपने रेमेडीज पे ज़्यादा फोकस करोगे इंस्टेड ऑफ आस्किंग एस्ट्रोलॉजर, दैट विल बी बेटर। अच्छा, देखो जो इंसान पहली बार इंटरव्यू के लिए जा रहा है उसके लिए 70% चांसेस है कि उसको शायद और एक बार देना पड़ जा सकता है, कि उसके लिए सबसे फर्स्ट टाइम है ये चीज़। लेकिन कोई बार बार इंटरव्यू दे रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको इंटरव्यू क्लियर ही नहीं हो पा रहा है, उनके लिए क्या सुझाव है? देखिए, सबसे प्रैक्टिकल सुझाव तो ये है कि वो कहीं ना कहीं पे अपने बॉडी लैंग्वेज पे या अपने रिप्रेजेंटेशन पे काम करें। क्योंकि अगर आप 100% दे रहे हो तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरे बार आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ये सिंपल क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा बात, अगर सच में ऐसे कुछ दिक्कत आ रहे हैं तब वो सबसे पहले अपनी कुंडली को दिखाए, क्योंकि इन जनरल हम लोग शनि का उपाय बोल देंगे कि कर्म के लिए शनि का रेमेडी करो, ये करो, वो करो, बट देयर आर सम कंजंक्शन। जैसे अगर आप लाल किताब को देखो तो देयर इज अ टर्म दैट इज कॉल्ड अंधे ग्रह की कुंडली या डॉर्मेंट चार्ट। उसमें 10th हाउस में इविल प्लैनेट्स, एक साथ मोर देन 1 प्लैनेट्स या 4th में भी मोर देन 1 इविल प्लैनेट्स अगर हो तो वो 10वें घर को डिस्टर्ब करता है, और ऐसे केसेस में रेमेडी अलग हो जाता है। तब हर एक इंसान का रेमेडी अलग होगा। जैसे अंधों को खाना खिलाना, या नदी में कोई स्पेसिफिक चीज़ें डालना, या किसी के 3rd में केतु है जो कि 9/11 को बर्बाद कर रहा है, ऐसे केसेस में कान में सोना पहनना, या किसी के 12वें में बुध है तो उस बुध को 2nd हाउस में भेजना, अगर किसी के 6ठे में शनि है तो उसको 4थे में भेजना, यानी जल प्रवाह करवाना। तो वो सारे चीज़ कुंडली को देखकर ही करवाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं पे इफ़ यू आर गिविंग योर 100% तब तो आपका काम बनेगा ही। गलती हर तरीके से रहेगा। देखिए, कुंडली में अगर प्रॉब्लम है ना तो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में प्रॉब्लम है, वही कुंडली दिखा रहे हैं और कुछ नहीं। आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो तब कुंडली गलत दिखाई नहीं सकते। सिंपल सा तो बात है। कुंडली क्या है? कुंडली आपके इनर कॉन्शियसनेस को ही दिखा रहा है। क्लियर? तो बहुत लोगों का गाड़ी चला गया, शायद किसी एक्सीडेंट में ठुक गया होगा, किसी का मैरिज नहीं चला, किसी का, एक ही इंसान का मैं बात कर रहा हूँ, किसी का पैसा डूब गया, लेकिन कर्म उन्होंने बहुत अच्छे कर रखे हैं इस जीवन में, तो वो मुक्ति पाना चाहते हैं, उससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो वो क्या करें? देखिए, कुछ चीज़ें मैं रिपीटेटिवली बोल रहा हूँ, इट साउंड्स ऑकवर्ड, बट कहीं ना कहीं भी ये रियलिटी है कि जब भी एक साथ बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाए, दैट इज़ ए प्योर पितृदोष। और ऐसा नहीं हो सकता है कि एक इंसान ने पूरे लाइफ अच्छे कर्म किए हैं और उसका सडनली कुछ बुरा स्टार्ट हो जाए। या तो उसने अपने लक्ष्मी को प्रोटेक्ट नहीं किया, क्योंकि लक्ष्मी का एक ही लॉजिक है कि तुम मुझे बचाओ, मैं तुम्हें बचाऊंगी। सिंपल सा बात है। तो जब आपके पास पैसा आए तो उस पैसा को संचय करें। अब संचय इन द सिर्फ सेविंग्स नहीं, आपने उस पैसों को कैसे यूटिलाइज किया, आपने कितने अनाथ बच्चों को उस पैसे से हेल्प किया है, आपने कितने गरीब लोगों के ट्रीटमेंट में उस पैसे को यूटिलाइज किया है, आपने कितने राह चलते कुत्तों को उस पैसे से कुछ फीड किया होगा। तो लक्ष्मी कब आपको हेल्प करेगी? जब आपके एक इनकम से 10 लोगों का घर चलेगा, तब आप पे भगवती कृपा करेगी कि नहीं, अगर इसके ऊपर कोई संकट आता है तो 10 इंसान का घर बंद हो जाएगा। बट द मोमेंट व्हेन यू ओनली थिंक अबाउट योरसेल्फ, मैं, दक्ष प्रजापति का जब सिर काटा गया तब उसको बकरे का सिर लगाया गया, क्योंकि दक्ष प्रजापति क्या बोलता था कि मैं और मैं, तो बकरी भी वैसा ही बोलता है। तो जब आप खुद के बाहर जाकर दूसरों के बारे में सोचोगे तब उतना घोर संकट नहीं आएगा। अगर आएगा वो कट जाएगा, और अगर नहीं कट रहा है तो आपके कर्म खराब है कहीं ना कहीं पे। ऐसे सिचुएशन में आपको नारायण नागबली त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहिए, आपको तीर्थ दर्शन करना चाहिए, और सबसे उत्तम ऐसे पाप जो कट नहीं रहे हैं वैसे केसेस में मणिद्वीप, देवी का मणिद्वीप बोला गया है। वाराणसी से थोड़ा सा दूर देयर इज अ टेम्पल दैट इज कॉल्ड विंध्यवासिनी। तो विंध्यवासिनी ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे गंगा पर्वत को लंघन कर रही है, यानी गंगा तो हिमालय से निकली फिर समतल से जा रही है, लेकिन विंध्यवासिनी में माँ के मंदिर के बगल से गंगा जा रही है, और वही गंगा जाके फिर काशी विश्वनाथ के वहाँ पे निकल रही है। तो गंगा जहाँ पे विंध्यवासिनी से मिलती है दैट इज कॉल्ड मणिद्वीप। बोला गया है कि प्रयागराज में या कुंभ में स्नान करने के 7 गुना ज़्यादा पुण्य मणिद्वीप यानी विंध्यवासिनी के गंगा में स्नान करने का पुण्य है, जहाँ पे भगवान राम ने भी स्नान किया था। वहाँ पे जाकर आप स्नान करें, और साथ ही में अगर हो सके विंध्यवासिनी में त्रिकोण दर्शन, यानी विंध्यवासिनी, अष्टभुजी और काली, लक्ष्मी और सरस्वती तीनों का दर्शन करें, तब आपका प्रॉब्लम्स कट जाएगा। इवन बोला जाता है कि अगर किसी का घर नहीं बन रहा है, मकान नहीं बन रहा है,
तो विंध्यवासिनी में जो तीसरा टेम्पल है दैट इज़ अष्टभुजी महासरस्वती। तो वहाँ पे जब आप जाओगे आपको रास्ते के बगल में पत्थर के ऊपर पत्थर मिलेगा, 9 पत्थर। वहाँ पे ये एक नियम है कि अगर आप एक के ऊपर एक करके 9 पत्थर को रख कर आओगे और प्रे कर कर आओगे तो आपका 1-2 वर्ष के अंदर खुद का घर बन जाएगा। वाह। सो इस वीडियो से हमको बहुत ज़्यादा ज्ञान मिला है। थैंक यू सो मच तापस, आपको आप आए। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। और इस वीडियो को अगर आप डिटेल में देख लोगे तो हर चीज़ों का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आपको, एस्ट्रोलॉजी से लेके हर चीज़ों का। आपको जो भी रेमेडी इन्होंने बताया है आप पहले पढ़ लीजिए एंड अपने बिलीफ के ऊपर ही सब कुछ टिका हुआ है। तो इस वीडियो को यहीं पे अंत करेंगे और भी अच्छे अच्छे एपिसोड्स के साथ आएंगे और तापस के साथ भी और भी ज़्यादा एपिसोड्स करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा।